देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 है, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक, दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट दे चुका हूँ। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो मुझे लगा कि इसे 2 पार्ट में कर देनी चाहिए, इसीलिए हमने इसे 2 भाग में बांट दिया। ठीक, तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक, तो चलिए इसमें देख लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जल के बारे में। ठीक, वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब वाटर के बारे में आप जानते हैं कि भैया पृथ्वी पर पानी की कितनी समस्या चल रही है ना। कहीं जगह पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है तो कहीं पानी बहुत कम उपलब्ध है ना। लेकिन ये है कि इसे हमें सही से यूज करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। पता चला सारा पानी इसे यही पीढ़ी पी गई। चलिए, तो अब यूँ समझ लीजिए कि सीधे टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है भैया। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, इसके पहले हम बता भी चुके हैं आपको कि जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। ठीक, ऐसे संसाधन होते हैं जो अपने आप को एक टाइम के बाद रिफिल कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसी में नवीकरणीय संसाधन में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं ना जो असीमित हैं। मतलब अब ये समझ लीजिए कि जो असीमित संसाधन है ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, जैसे पवन और सौर ऊर्जा। ठीक, लेकिन कुछ सीमित संसाधन जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे अगर इनका सही से उपयोग न किया गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जल जो है ना वो इसी प्रकार का संसाधन है। कैसा? सीमित संसाधन है जल। ठीक, तो ये बात समझ आई। तो ये क्या बात हो गई कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। समझ रहे हैं? जैसे अब ये ग्लोब हो गया ना, अब ग्लोब हो गया और ग्लोब में अब इतना मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जल ही है, सबसे ज़्यादा जल है, स्थल तो बहुत कम है। ठीक, तो ये हो गया। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं भैया? जल ग्रह कह रहे हैं। ठीक है ना। 3/4 भाग जल से ढका है और ये क्या हो गया? जल ग्रह हो गया। ठीक, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन कहाँ शुरू हो रहा है? आदि सागर में प्रारंभ हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ? कि 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागर में प्रारंभ हुआ था। ठीक, महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक, मोटी मोटी बात है, ये जल से संबंधित सारी बातें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो भैया आगे क्या है कि विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को ये मदद करते हैं। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, मतलब महासागर का जल कैसा है? खारा है। तो क्या है? वो मानव उसे उपयोग नहीं कर सकता। अलवण जल मतलब जो मीठा जल है ना, मीठा का मतलब क्या है कि जो जिसे आप पी सकते हैं। तो जो अलवण जल है, अलवण जल केवल 2.7% ही है। देख रहे हैं ना, मतलब 70%। अब समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी पर 70% तो पानी है ना। और 70% में भी कितना? 2.7% ही कैसा है? अलवण जल है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब पीने योग्य है, उसमें भी अभी देखिए इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों में और हिमानियों के रूप में कहाँ है भैया? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में जमा है। समझ रहे हैं? यानी कि पूरे पानी का 70% तो कहाँ है? बर्फ के रूप में है। ठीक है ना। और कहाँ पर? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पहाड़ों पर जो बर्फ जमे है वो। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। समझ रहे हैं ना? सिर्फ 1% ही जल है जो क्या कहते हैं? मानव के यूज़ के लिए है। उसमें भी सभी पीने के लिए नहीं है, कुछ उद्योग में भी खर्चा हो जाता है, कुछ क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में खर्चा हो जाता है पानी। पीने योग्य तो और भी बहुत कम है, 1% से भी कम है। समझ रहे हैं ना? यह देखिए जो 1% अलवण जल है ना, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है,
यह भौम जल, नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में है, ठीक, और वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक। तो जो 1% है ये भी डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी सभी आपके लिए नहीं उपलब्ध है। जो 1% जल है भैया ये कहाँ है, देखिए 1% जो अलावट जल है ये कहाँ है, एक तो भौम जल में है यानी जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक, नदियों, झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल के वाष्प के रूप में है ना। तो इसमें से आप सभी तो आप नहीं पी सकते हैं, तो 1% से भी कम है जो पीने योग्य है, समझ रहे हैं। अभी देखिए ये देख लीजिए यहाँ पर, ये अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है ना, ये ध्यान रखिए। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, यानी पृथ्वी पर जितना जल है वो फिक्स है, न तो कम किया जा सकता है न तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि पानी जो होता है ना वो उसे ना तो आप क्या कहते हैं बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, वो जितना है अलवड़ी जल पृथ्वी पर वो उतना ही रहेगा, मात्रा इसकी स्थिर है, ठीक। अब देखिए यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह प्रक्रिया का मतलब क्या है, जो नदी बह रही है, जो झरने बह रहे हैं, ठीक, सतह पर जो फ्लो हो रहा है पानी उसकी बात कहा जा रहा है कि वाष्पीकरण, वर्षण मतलब बरसात से है, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः कहाँ महासागर में, देख रहे हैं ना, पुनः कहाँ हो जाता है भैया, पुनः महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, ठीक। जैसे पहले कक्षा 6 वाली एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि पानी क्या करता है, जैसे अब यहाँ समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि अब ये मान लीजिए स्थल हो गया और ये हो गया आपका वाटर, ठीक, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर पूरा पानी भरा है, ये हो गया सागरी एरिया पूरा, है ना, ये, और ये है आपका स्थल, ठीक। तो अब देखिए जो पानी है ना, सूर्य की रोशनी निकलेगी, सूर्य है निकला हुआ, अब क्या है जब ये हीटिंग होगी, यहाँ पर हीटिंग होगी ना, हीटिंग होगी तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म होगा तो वाष्प बन करके पानी ऐसे ऊपर उठने लगेगा, ठीक, वाष्प बन के पानी ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो आपको पता है कि ऊपर है बादल, ऊपर जो है वो बादल हैं, या जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा क्या होगा, ये इसका संघनन हो जाएगा, संघनन, ठीक, और संघनन होकर के क्या हो जाएगा, यही जो वाष्प है ना, ये वाष्प है यही बादल में बदल जाएगा, ठीक है ना, बादल में बदल जाएगा, और उसके बाद इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, ठीक, या हवाओं द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, हवाओं द्वारा इसे धकेल करके बादल कहीं और चला जाएगा, या यहीं पर अगर रहेगा तो ऊपर जा कर के ठंडा हो जाएगा, और जो ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा भारी हो जाएगा तो बूंदें के रूप में बारिश हो जाएगी, है ना। तो ये अगर जैसे पहाड़ों पर गिर रहा है तो यहाँ पर तो बर्फ़ बन जाएगा, है ना, बर्फ़ के रूप में है, और नीचे ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन पर आ गया, और यहाँ से क्या हो गया, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, यहाँ से रिस रिस के पानी फिर से समुद्र में जा रहा है, या तो रिस के जा रहा है या नदियाँ जो हैं नदियों के द्वारा बह करके ये किस में जा रहा है, फिर से समुद्र में जा रहा है, और समुद्र में जाने के बाद फिर से गर्म हो रहा है, ये फिर क्या होगा, वाष्प बन रहा है, वाष्प बन करके बादल बन रहे हैं, बादल बन करके फिर से बरसात हो रही है, ठीक। तो नदियों के माध्यम से या आंतरिक जल स्रोतों से फिर से कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। तो अंत में ना सभी जो जल है वो कहाँ जाएगा, समुद्र में ही जाएगा, ठीक। आई थिंक बात समझ रहे होंगे। चलिए, तो ये हो गया एक, तो इसको क्या कहते भैया, इसको कहते जल चक्र, ठीक, ये हो गया आपका जल चक्र। चलिए अब देखिए मनुष्य जल बड़ी मात्रा में उपयोग करता है, किस किस रूप में भैया, किस रूप में आदमी पानी का उपयोग करता है, आप खुद सोच सकते हैं इसके बारे में।
कौन सा है भैया? एक तो पीने के रूप में, ठीक, कृषि में, उद्योग में, विद्युत उत्पादन में, ठीक, बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं, बांध बना करके विद्युत उत्पादन में। तो ये सब पानी का यूज़ है ना। आप पानी कहाँ कहाँ करते हैं यूज, ठीक, पीने के रूप में यूज़ करते हैं, कृषि में, उद्योग में यूज़ करते हैं, विद्युत उत्पादन में करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है भैया? अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक कौन से हैं? समझ रहे हैं ना। अब जो ये पीने योग्य पानी है, ये जो साफ पानी जिसे आप पी सकते हैं, अगर जल की आपूर्ति कमी हो जाए तो इसके मुख्य कारक कौन है? इसके मुख्य कारक है, पहली बात तो बढ़ती जनसंख्या, ठीक। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी पानी पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। पीने के लिए पानी कम उपलब्ध हो जाएगा। भोजन बनाने में, ठीक, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती, नकदी मतलब जो व्यापार के लिए जो फसल उगाई जा रही है उसकी मांग बढ़ती जा रही है लगातार। भोजन के लिए और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग हो रही। भाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो उनको भोजन भी तो चाहिए, ठीक, और फसल भी तो चाहिए। तो उसको उत्पादन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी ना। बिना पानी के कोई फसल कैसे उगेगी? चाहे वो नगदी फसल हो, चाहे वो भोजन वाली फसल हो, खाद्यान्न फसल हो, दोनों फसलों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है भैया, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग क्या कर रहा है कि जलापूर्ति की कमी का एक कारक बनता जा रहा है, ठीक। बढ़ता नगरीकरण, नगरीकरण लगातार बढ़ रहा है, इससे भी पानी को हानि हो रही है, ठीक, आपूर्ति कम हो रही है। और बेहतर होता जीवन स्तर, लोग एकदम मॉडर्न होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मैंने तो देखा है कि रोड लोग क्या कहते हैं, अपना पूरा घर धुल देते हैं, पूरा एकदम गर्मी के मौसम में छत भर देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। पानी की वैल्यू बहुत कम है लोगों को। तो ये आप सबको समझना होगा भाई कि पानी की कितनी बड़ी वैल्यू है। ये क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है और ये सीमित है। एक टाइम के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा और इसे रिफ़िल करने में फिर बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है ना। इतना आसानी से चीज़ें ये रिफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो सबको इसे समझना होगा, ठीक। जैसे अब देखिए, एक होता है जल बाज़ार। जल बाज़ार क्या होता है आप समझ लीजिए, यानी वाटर मार्केट। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यही होता है मार्केट। जब आप पानी को खरीद रहे हैं ना, किसी दूसरे जगह से खरीद रहे हैं, वो है उसका क्रय विक्रय हो रहा है, तो वो क्या होगा, जल बाज़ार उसे कहेंगे ना, वाटर मार्केट। आजकल आप देख ही रहे हैं कि वाटर मार्केट का कितना बड़ा अब क्रेज़ फैल रहा है। धीरे धीरे आरओ लोग लगवा रहे हैं, घर घर लोग पानी पहुंचा रहे हैं, बोतल, फिल्टर वाटर, बिसलेरी वाटर, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब कितनी ज़्यादा धीरे धीरे करके समस्या आ रही है लोगों का जो। और कुछ लोग तो भाई शौक बस भी वही पी रहे हैं कि भैया चलो हमको फ़िल्टर वाटर ही पीना है। तो वही चीज़ें हैं ना कि एक तो बढ़ता नगरीकरण, बेहतर जीवन स्तर, ये सब क्या है, पानी की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं, समझ रहे हैं। चलिए, जल उपलब्धता की समस्या देखिए, मतलब जो जल क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहे, क्या प्रॉब्लम है इसकी। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, ठीक। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया में, मतलब अरेबियन कंट्री वगैरह में, जॉर्डन, इजराइल, ये सब। तो पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, भारत में भी देख लीजिए बहुत जगह, जैसे राजस्थान वगैरह में पानी की कमी है ना, और भी बहुत जगहों पर पानी की बहुत कमी है, बहुत किल्लत है भैया, ठीक। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, ठीक, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ लवड़ी पानी है, मतलब खारा पानी है, ठीक। अब सब पूरे ऑस्ट्रेलिया में खारा पानी है, लेकिन अलवड़ी जल जो है, अलवड़ी जल बहुत कम है, यही तो पिया जा सकता है ना। ऑस्ट्रेलिया का पानी खारा है, ठीक। जलवायु प्रदेशों में स्थिर है, यहाँ अक्सर सूखा पड़ जाता है, ठीक। कहा भैया, ये सब जो देश आप देख रहे हैं ना, ये कैसा है, जलवायु प्रदेशों में स्थित, जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ जाता है, ठीक। तो ऐसे जलवायु में वो लोग बसे हैं जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ जाता है। तो भैया, जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है,
ठीक है ना। जैसे अब क्या होता है भैया कि अगर क्या कहते हैं बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, जल का अभाव और ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर वार्षिक वर्षा हो रही है टाइम पे तो कुछ जल उपलब्ध भी हो जाएगा। अथवा क्या होगा भैया, अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो जाता है। ठीक, या तो मौसमी घटना हो वार्षिक या मौसमी, जिसमें जल का अभाव है, बरसात कम हो रही है या बहुत थोड़ा बहुत बरसात हो रही है, तब भी जल की समस्या रहेगी, है ना। क्योंकि क्या होगा, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी सूखने लगेगा ना। ठीक, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहली बात तो जहाँ वार्षिक बारिश होती है, साल भर में एक बार बारिश होती है, उन लोगों को जगह जगह गड्ढे खोदने चाहिए, है ना। जगह जगह जब गड्ढे खोदे रहेंगे, बरसात का पानी जब उसमें आएगा ना, तो उस पानी का क्या होता है, जब ये पानी अंडरग्राउंड जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या होगा, एक स्रोत बनेगा, अंडरग्राउंड पानी का स्रोत बनता। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप क्या कहते हैं इस तरीके से व्यवस्था करिए। ठीक, स्रोत जो जल स्रोत है उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं, है ना, तो पीने योग्य पानी है ही नहीं। जैसे अब गंगा जी हैं, तो गंगा जी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे औद्योगिक जो कचड़े हैं वो डायरेक्ट ऐसे बहा दिए जाते हैं, बिना शोधन के बहा दिए जाते हैं। तो पानी का शोधन करना पड़ेगा, शोधन करके तब उसे गंगा में बहाएंगे, तभी उसका पीने योग्य रहेगा, या फिर और उसे मानव जीवन में उसे उपयोग कर सकेंगे, उपयोगिता बढ़ेगी। चलिए अब देखिए, तो अब कैसे संरक्षण किया जाए भाई, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया। कमी तो आपने देख लिया, क्या कारक है आपने देख लिया, अभाव देख लिया, अब क्या है संरक्षण कैसे करें पानी का। तो पहली बात तो यही है कि भैया जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है ना। पूरे विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। अब क्या है कि शुद्ध जल कहाँ मिल रहा है, पर्याप्त जल स्रोत बहुत समस्या है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना भैया, संरक्षण के लिए कदम उठाना पड़ेगा, है ना। देख ही रहे हैं कि जब अगर शुद्ध जल, पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा भैया कि सबको संरक्षण करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जल क्या है, पहली बात एक नवीकरणीय संसाधन है, ये अपने आप को रिफिल करेगा, लेकिन इसे वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, तब ये जा कर के रिफिल होगा ना। अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, है ना। है तो नवीकरणीय संसाधन, ठीक, सीमित है, धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होने लगेगा ना, इतना फिर उसे रिफिल होने में टाइम लगेगा। इसीलिए अति उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब अब ये जल प्रदूषण क्यों क्यों हो रहा है, जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो समझ लीजिए भैया कि जो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल है ना, बड़े बड़े शहरों के गटर का पानी नदियों में ऐसे सीधे बहा दिया जाता है, उसको शोधित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, शोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे शुद्ध करके तब उसे बहाया जाए। समझ रहे हैं, यही सब रीज़न है कि पानी क्या हो रहा है, दूषित हो जा रहा है। तो पानी के दूषित होने के सबसे प्रमुख कारणों में यही सब है। कौन सा भैया, एक तो अशोधित या बहुत कम शोधित, ठीक से शोधित नहीं किया, या तो अशोधित ही नहीं है या तो बहुत कम शोधित किया। ठीक, वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, है ना। अब क्या है, खेतों में किसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसमें रासायनिक खाद वगैरह ये सब डाल देने हैं, वो जब सिंचाई करता है तो सिंचाई के साथ क्या होगा, वो जो खाद वगैरह डालें ना खेत में, वो धीरे धीरे करके रिस रिस के अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, और वहाँ से फिर बह करके नदियों में आ जाएगा, या जो आप पीने वाला पानी इस्तेमाल करते हैं उसके स्रोत में चला जाएगा, और फिर वही पानी आप निकाल करके पिएंगे। इससे क्या होगा, वो पूरा शुद्ध हो जाएगा ना, बीमारियाँ आपके घर में आ जाएंगी। तो वही सब चीज़ें हैं भैया कि क्या, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, है ना। उद्योग वाला भी हमने बताया। इसमें क्या होता है भैया, नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी जल को संदूषित कर देते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, जल को संदूषित करने वाले हैं एक तो नाइट्रेट धातु और पेन किलर जो होते हैं ना, पीड़कनाशी जल को संदूषित कर रहे हैं ये सब। आगे देखिए, इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपर्युक्त विधि से क्या करना पड़ेगा, शोधित करना पड़ेगा।
ठीक, शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट नहीं बहाना है, क्या करना है भैया, जो पूर्व बहिस्रावों हैं उनको क्या करना है, शोधित करना होगा पानी। ठीक, आगे देखिए, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब इसका ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अब नदियाँ बह रही हैं ना, या कोई पानी बह रहा है, तो अगर इसके अगल बगल पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ना, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, ठीक, या वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, तो इस पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, कम होगा। जब वनस्पतियाँ हैं इसमें तो पानी का बहाव कम होगा, तो पानी रिस रिस के ज़्यादातर नीचे जाएगा, तो अंडरग्राउंड का जो पानी वाला लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहेगा ना, पर्याप्त रहेगा, और यही फिल्टर वाला पानी तो आपको पीने लायक रहेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए कि पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वाटर जो रिस्टोरेशन का काम करते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है भैया कि वन अन्य वनस्पतियाँ आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ठीक, अभी हमने बताया कि अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और वहाँ पर फिर से रिफिल करते हैं। ठीक, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। समझ रहे हैं ना, जल संग्रहण का मतलब अब समझ लीजिए कि अब जैसे ये पानी पूरा बह रहा है ना, पूरा पानी वेस्ट हो रहा है, बहता चला जा रहा है, क्या करना चाहिए ना, इसे संग्रहित करने की कोशिश करना चाहिए। कैसे कि अब देखिए, या तो बांध बना दो, बांध, क्या होगा, ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, आप इस पानी को बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज कर सकते हो। इसको आप बिजली बनाने में यूज कर सकते हो, इसे आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इसे आप कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसी सिद्धांत पे काम करती है ना। तो क्या होगा, जो पानी बह करके सीधे समुद्र में चला जा रहा था उसका रिस्टोरेशन भी होगा अंडरग्राउंड का, और बहुत सारा यूज भी होगा इस पानी का। तो इस तरीके से करना चाहिए। पहली बात इसमें क्या हो गई भैया, पहली बात तो ये है कि वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को रोकते हैं, तो पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जल संग्रहण करना चाहिए। ठीक, संग्रहण मतलब जल को इकट्ठा करना चाहिए, रोकना चाहिए, जिससे पृष्ठीय प्रवाह मतलब जो पृथ्वी की सतह पर पानी बह रहा है नदी के रूप में, झील के रूप में, उसको क्या कर सकते हैं आप, बचा सकते हैं वैसा करके। कैसा, रिस्टोर करके, संग्रह करके। ठीक, आगे देखिए भैया कि नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। इसके लिए समझ रहे हैं, क्या करना चाहिए, नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जैसे नहर है, नहर अगर पक्की रहेगी तो पानी का प्रवाह जो होगा वो सीधे जाएगा, अगल बगल रिसेगा नहीं पानी। ठीक, तो इसका यूज़ अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए भैया, नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। ठीक, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। स्प्रिंकलर क्या होता है, ये देखिए, ये जो मैप है ना आपके सामने, ये स्प्रिंकलर है, देख रहे हैं, ये पाइप ऐसे लगी हुई है। ठीक, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये पानी फुहारा के रूप में फेंक रहा है। ठीक, तो अब क्या है, ये पानी फसलों पर जो गिर रहा है तो सिंचाई अच्छे से हो रही है, एक एक बूंद का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो जा रहा है। ठीक, अब सिंचाई डायरेक्ट ऐसे पानी लगा देते तो पता चला पानी पूरा बह गया, या मिट्टी की नमी भी धीरे धीरे खत्म हो गई, कट गई। तो ऐसे नहीं, ये स्प्रिंकलर सिंचाई बहुत अच्छा सिंचाई माना जाता है। ठीक, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं आप, ये पढ़ रहे हैं आप कि जल का संरक्षण कैसे करें। तो जल का संरक्षण कैसे कर पा रहे हैं भैया, जल का संरक्षण करने के लिए दो तीन बातें हमने बताई। पहली बात तो क्या है भैया, अति उपयोग मत करो। ठीक, और उसे प्रदूषित मत करो, पानी को अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहक मल वगैरह जो है ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक, उसे क्या करनी, अच्छे से शोधित करना पड़ेगा। ठीक है ना, जल निकायों में छोड़ने से पूर्व उसे पूरी तरीके से शोधित करिए, है ना, तो शोधन हो सकता है। पेड़ पौधे लगाइए उसका, ठीक, संग्रहण करिए। ठीक, नहरों को पक्का करिए। ये सब क्या है, जल संरक्षण के उपाय हैं। ठीक, रिसाव वगैरह को इससे रोका जा सकता है। रिसाव वगैरह को और वाष्पीकरण को रोकने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई का यूज़ करना चाहिए। ठीक, स्प्रिंकलरों से अगर करेंगे तो बहुत कम वाष्पोत्सर्जन होगा और जल का रिसाव भी कम होगा। ये प्रभावी विधि है, याद रखिएगा। ठीक, क्या है, प्रभावी विधि है, सिंचाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा करना चाहिए, है ना। टपकन विधि द्वारा सिंचाई करना चाहिए, ये भी बहुत है। शुष्क प्रदेशों में इसी ड्रिप सिंचाई होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ड्रिप सिंचाई। ठीक, अब देखिए और क्या कर सकते हैं आप, और कुछ कर सकते हैं क्या, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र कर सकते हैं। ठीक, और इसका बहुत सारी चीज़ों में फिर यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं, अगर 2 घंटे बारिश हुई, समझ रहे हैं, तो कम से कम 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होता है, समझ लीजिए। चलिए अब देखिए अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है आपका है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में। देखिए ना, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो इसमें भैया देख लीजिए क्या होता है कि पहली बात तो ये कि प्राकृतिक वनस्पति में क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। तो पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, पौधे से ही तो सब कुछ मिलता है। ठीक, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक, पौधे हमें अनेक उत्पाद देते हैं। चलिए अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसके बारे में 6th की एनसीईआरटी में भी था, ये अभी आपको बता दें 7th की एनसीईआरटी में भी था। तो अब इसका क्या मतलब होता है समझ लीजिए कि एक तो हो गया आपका स्थलमंडल, नहीं ऐसे समझिए, जैसे अब ये हो गया आपका स्थल, चाहे आप इसे स्थलमंडल समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहीं पर है आपका वायुमंडल, है ना, ऐसे यहीं पर क्या है आपका पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे है ना ये, तो ये है आपका वायुमंडल। ठीक, ये है आपका स्थलमंडल। ठीक, और देखिए, ओहो एक सेकेंड, ये हो गया आपका स्थलमंडल। ठीक, स्थलमंडल, और इसको चारों तरफ से घेरा है कौन, वायुमंडल, तो ये हो गया आपका वायुमंडल, है ना। और आपको पता है कि इसी पृथ्वी पर है पानी, जल, ठीक, जलमंडल, तो यहाँ पर है जलमंडल। तो ये तीनों जहाँ मिलते हैं ना, ये तीनों जहाँ रह रहे हैं, यही क्या होगा आपका जैवमंडल। तो बिना इन तीनों के वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तभी तो जीव पनप सकता है। भाई जीव के लिए क्या चाहिए, जीव के लिए चाहिए पीने के लिए पानी, क्या चाहिए, जीव के चाहिए पीने के लिए पानी, रहने के लिए आवास, जगह जहाँ वो रह रहा है, ठीक, और सांस लेने के लिए चाहिए वायु, तभी तो वो जिंदा रहेगा। तो इसीलिए वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों मिल करके बनाते हैं जैवमंडल। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जैवमंडल क्या हो गया भैया कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं जैवमंडल। ठीक, तो जैवमंडल भैया क्या है ये समझिए, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित, ये भी पहले बता चुका हूँ, उसे क्या कहते हैं पारितंत्र कहते हैं। जितने जीव हैं ना सब एक दूसरे पर डिपेंड है, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं। तो यही जो सिस्टम बन रहा है ना, यही सिस्टम क्या कहलाता है पारितंत्र। ठीक, जो परस्पर एक दूसरे पर संबंधित हैं, ये क्या होता है आपका पारितंत्र। ठीक, चलिए भैया अब देखिए, तो भैया वनस्पति से हमें क्या है, वनस्पति और वन्य जो बहुमूल्य संसाधन है। ठीक, अब देखिए पौधों से हमें क्या मिल रहा है, पौधों से पहले तो मिलता है इमारती अगर लकड़ी है वो मिल रहा है। ठीक, प्राणियों को आश्रय देने की जगह भी मिलती है, ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है। ठीक, तो ये सब चीज़ें होता है ना, ऑक्सीजन यही तो है जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक जो मृदा की सुरक्षा करते हैं कौन, पेड़ पौधे, है ना, ये बहुत ज़रूरी है भाई, पेड़ पौधे से ही तो सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमि जल संग्रह के रूप में, अभी हमने बताया कि भूमि जल संग्रह में सहायता करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं वाटर रेस्टोरेशन में पौधे बहुत योगदान करते हैं। ठीक, हमें फल, कैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद और औषधीय पौधे ये सब कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, ये देखिए
अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। ये देखिए इधर, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनिक और एस्प्रिन अथवा आइब्रूफेन जैसे पीड़कनाशी यानी पेन किलर से किया जाता था, उसके अपमार्जन उपरांत गिद्धों की किडनी खराब होने से मर रहे थे। ठीक, पशुओं पर इन औषधियों के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, याद रखिए कि गिद्ध क्यों मर रहे हैं, ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जिससे गिद्ध मर रहे थे। तो वो कौन सी मेडिसिन थी भैया, ये डाइक्लोफेनिक सोडियम डाइक्लोफेनिक है ना, एस्प्रिन या आइब्रूफेन, ये सब थी। मुख्य रूप से डाइक्लोफेनिक पूछता है अक्सर। तो डाइक्लोफेनिक जो होता है ना, इसी से तो क्या गिद्ध की किडनी खराब हो रही थी और उनकी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। तो सरकार ने क्या कर दिया, इसके लिए रोक लगा दिया कि डाइक्लोफेनिक नहीं बिकेगी मार्केट में। ठीक, चलिए ये देख लीजिए, एक कुछ चित्र है, देखा होगा आपने, ब्रह्म कमल, देख रहे हैं, ब्रह्म कमल एक औषधि बूटी है, ये ब्रह्म कमल इसके कहते हैं। चलिए भैया, अब देखिए वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या कहते हैं भैया, जंतु हैं, कीट है ना, पक्षी एवं जलीय जीव, ये सब क्या कहते हैं, वन्य जीवन। ठीक, अब देखिए इनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल और ऊन प्राप्त होता है ना। जो जानवर होते हैं वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है ना। ये देख लीजिए गिद्ध ऐसे होता था, हम लोगों ने तो देखा है अपनी आंखों से रियल में, पता नहीं आप नई पीढ़ी देख भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि इनकी प्रजातियां बहुत कम बची हुई हैं, समाप्त ही हो गई हैं लगभग। तो चलिए भैया आगे देख लीजिए यहाँ पर। तो वन जीव से हमें क्या मिलता है, दूध, मांस, खाल और ऊन, ये सब प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी से हमको शहद मिलता है, फूलों के परागण करने के बाद वो शहद बनाती है ना। पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, ये सब पारितंत्र में अपघटक की भूमिका निभाते हैं ये। ठीक, चलिए आगे देखिए, अपघटक के रूप में ये जो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक हैं, ये ना, ये भी याद रखिएगा। गिद्ध क्या अपमार्जक के रूप में काम करते थे। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ठीक है ना, वो जैसे कोई जानवर की डेथ हो गई है तो वो क्या करते हैं, गिद्ध वगैरह उसको खा लेते थे, है ना। तो जिससे क्या हो जाता था कि अपमार्जक के रूप में काम कर रहे थे ना, फिर से वो शोधित हो जाता था। इसीलिए तो गिद्ध वगैरह बहुत ज़रूरी होते थे, है ना। पहले क्या होता था, जो पशु वगैरह लोग पालते थे, अगर वो क्या कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई तो लोग उसे ले जा कर के जब क्या कहते हैं बाहर फेंक देते थे, तो फिर गिद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते थे और वो उसको खा लेते थे। हम लोगों ने तो अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी। चलिए आगे देखिए कि प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है ना। चाहे वो छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी, सब क्या पारितंत्र में कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं। तो संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीव का रहना जरूरी है। ठीक, आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देख लीजिए कि कौन कहाँ कहाँ पर वनस्पतियाँ हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है ना। टेम्परेचर और आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ डेवलप होगी, जहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। आपने देखा था पीछे, हमने बता रखा था आपको याद होगा कि जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब पर इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर लाइन के इधर कर्क रेखा होती है उत्तर, इधर मकर रेखा होती है। इसके पूरे बीच में ना, ये पूरे बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है। ठीक, इसके पूरे बीच में क्या बनता है, उष्णकटिबंध बनता है। तो इस पूरे बेल्ट में समझिए डेली बरसात होती है। जब यहाँ पर डेली बरसात होती है तो बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे, बहुत ज़्यादा घने पेड़ पौधे यहाँ इस पूरे बेल्ट में हो जाते हैं, है ना। तो ये इस तरीके की अनुकूल परिस्थितियाँ ना होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए आपकी। तो ये बात समझ आई। चलिए आगे देखिए, तो भैया क्या है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्ग में बांट सकते हैं। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
क्या बात है इम्पोर्टेंट है तो समझ लीजिए कि विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन सा? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। घास स्थल, वन, गुल्म और टुंड्रा, ये क्या है? विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो ये याद रखने वाली बात है। आगे देखिए भैया कि ये देखिए इधर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है? इस प्रकार वन, ठीक है ना, तो अब ऐसे समझ लीजिए कि भैया कि वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही रहते हैं। ठीक, वहीं पर ज़्यादा उग पाते हैं, है ना। जहाँ पर जल आपूर्ति बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे। आपने देखा था ना, अब इक्वेटर लाइन का जो एरिया था, मैंने अभी जो बताया था ना कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा क्यों वनस्पतियाँ यहीं पर डेवलप हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर डेली बरसात हो रही है ना। यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास डेली बरसात हो जाती है। यही कारण है कि इस पूरे बेल्ट में सबसे ज़्यादा सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है भैया कि वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है ना, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। ठीक, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो पेड़ पौधों की सघनता कम हो जाएगी, पेड़ पौधे भी कम हो जाएंगे। इसलिए आर्द्रता का होना बहुत ज़रूरी है। आर्द्रता अगर कम रहेगी तो पेड़ पौधे भी कम रहेंगे। पानी जहाँ ज़्यादा रहेगा, आर्द्रता जहाँ ज़्यादा रहेगी, वहीं पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा डेवलप करेंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है ना। वो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वृक्ष और घास उगती है, तो विश्व के घास स्थलों का निर्माण इस तरीके से होता है। ठीक, आगे देखिए, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीली झड़ियाँ उगती हैं ना। जैसे रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है? रेगिस्तान वगैरह में देखेंगे आपकी कि वहाँ बहुत कम बरसात होती है, और बहुत कम वर्षा होने के कारण क्या है, उस पूरे बेल्ट में कटीली झाड़ियाँ उगेंगी ना, या उसी को कहते हैं गुल्म। गुल्म कह रहे हैं ना, अभी हमने देखा था ना 4 भागों में विश्व के पेड़ पौधों को बांट दिया था, तो उसी में ये जो गुल्म है ना, ये कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। ठीक, तो ये गुल्म कहाँ उगता है? रेगिस्तानी वाली क्षेत्र में, या जो शुष्क प्रदेश है ना उस जगहों पर ये गुल्म उगते हैं। ठीक, अब देखिए, इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें बहुत गहराई में चली जाती हैं। ठीक, जो रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान की जो पेड़ पौधे होते हैं ये इनकी पत्तियां कटीली होती हैं। और कटीली क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये पानी को ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रिस्टोर करना चाह रही हैं, है ना, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन कम हो। इसीलिए क्या होती है, पत्तियां जो होती हैं ना वो कांटे में बदल जाती हैं। तो पत्तियां कांटे में बदलने के कारण यही चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। मतलब क्या होती हैं भैया, रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो पत्तियां मोटी होती हैं, है ना, चिकनी होती हैं, और ज़्यादातर कांटे वाली होती हैं। ज़्यादातर कांटेदार पेड़ भी होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर शुष्क मरुस्थल है या मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर। ठीक, वो आर्द्रता हानि को घटाने के लिए क्या कहते हैं, पत्तियां कांटेदार हो जाती हैं। आगे देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फीला एरिया है, यानी ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पतियों में मांस और लाइकेन बहुत फेमस है। याद रखिएगा, जो मांस और लाइकेन होता है ये कहाँ होता है? टुंड्रा वनस्पति है ये, और कहाँ होता है? शीत प्रदेशों में होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए, वन में अजगर घूम रहा है, ये देख रहे हैं। चलिए भैया, अब देखिए कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, है ना। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों को विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा एरियो में पेड़ पौधे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, जब हम अमेजन बेसिन पढ़ रहे थे कक्षा 7 की एनसीईआरटी में,
तो अब अमेजन बेसिन में क्या देखा था आपने कि पहले तो वहाँ कितने ज़्यादा घने जंगल थे, मतलब सूर्य की रोशनी भी ज़मीन की सतह पर नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे लोग उसको जंगल को काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि अब इतनी ज़्यादा बढ़ती जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो इनको रहने के लिए या इनको फसल उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। तो इसीलिए विशाल क्षेत्रों को इन्होंने क्या कर दिया है, साफ कर दिया है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है, यही सब रीजन है। ठीक, इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता बहुत है, बहुत ज़रूरी है। तो भैया आप कैसे संरक्षण कर सकते हैं, ये देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव का संरक्षण कैसे करेंगे। तो अब समझ लीजिए कि वन हमारी क्या है, संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक ना। भाई पौधों पर ही तो, या तो जैसे पेड़ है कोई, तो पेड़ पर चिड़िया रह रही हैं, उसी पे बंदर रह रहे हैं जंगल में, सब पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर हैं, इसीलिए ज़रूरी है। तो पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुनिश्चित करते हैं। ठीक, जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। ठीक, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो जलवायु में परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है। ठीक, और मानव हस्तक्षेप के कारण क्या हो रहा है, पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है, जंगल में जो रहने की उनकी अनुकूल स्थिति होती है जानवरों की या पक्षियों की, पशु पक्षियों की, अब क्या हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण उनका टेम्परेचर बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, जिससे अब वो उस जंगल में नहीं रह पा रहे हैं। ठीक, दूसरी बात है कि मानव इंटरफेयर कर रहा है, जंगलों को काट रहा है ना, साफ कर रहा है, वहाँ खेती कर रहा है, तो उनके रहने के लिए प्राकृतिक आवास बचेगा ही कहाँ। जब प्राकृतिक आवास नहीं बच रहा है तो क्या होगा भैया, प्राकृतिक आवास क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। ठीक, बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा क्या है, संकटापन्न हो गई हैं, है ना, या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक, वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों को काटना, ये धीरे धीरे करके वन समाप्त होना। मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, दावानल क्या मतलब क्या होता है कि जंगल में आग लग गई, तो जंगल की आग क्या है, दावानल होता है। तो वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, है ना, और जंगल में जो आग लग रही, दावानल, भूस्खलन में से कुछ मानव और कुछ प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, तो अब कहने का मतलब देख लीजिए कि जो प्राकृतिक संसाधन लुप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। ठीक, इसका क्या कारण है, इसका दो कारण है। एक तो प्राकृतिक कारण है ना, यानी प्रकृति अपने आप कुछ कर रही है, जैसे क्या कर रही है भैया, जैसे एक तो मृदा अपरदन भी कभी कभी होता है, ये प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, भूस्खलन हो सकता है, दावानल हो सकता है, ये प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राकृतिक जो संसाधन है वो लुप्त हो रहे हैं। और दूसरा मानव कारण भी है। दूसरा क्या होता है भैया, मानव है, वो भी एक कारक है जिससे ये वन्य जीव का संरक्षण जरूरी है, समाप्त हो रहे हैं। जैसे अब देखिए, आदमी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को काट रहा है ना, या फिर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया कि उससे मृदा अपरदन भी हो रहा है। ठीक है ना, निर्माण कार्य कर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े होटल उद्योग लगा रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन विलुप्त होते जा रहे हैं। मानवों के कारण की वजह से भी दावानल हो सकता है। ठीक, भूस्खलन वगैरह मनुष्य भी इसका कारण हो सकता है। बड़े बड़े बांध बना दिए, अब बांध के क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ रहा है तो पता चल रहा है कि वहाँ पर भूस्खलन हो गया, ये भी एक रीज़न हो सकता है इसका। ठीक, तो अब ये मान के चलिए कि प्राकृतिक और मानव ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन, ये सब करके। ठीक है ना, आगे देखिए। तो भैया बहुत चिंता वाली बात है ये है। ठीक, अब क्या है, अनाधिकार शिकार, मतलब क्या हो रहा है कि बिना ऑथोराइज के क्या कर रहे हैं, पहली बात ऑथोराइज होना नहीं चाहिए, जीव जंतुओं को क्या शिकार करते हैं ये लोग। ठीक, अब जीव जंतुओं को शिकार करने की वजह से क्या होगा कि प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी, धीरे धीरे करके उनकी संख्या घट जाएगी। ठीक, ये तो एकदम गलत है ना, शिकार नहीं करना चाहिए जानवरों का।
चलिए अब देखिए भैया कि अब इसके अनाधिकार शिकार क्यों कर रहे हैं ना लोग, तो खाल के लिए, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों, ये सब चीज़ के लिए क्या हो रहा है, उनका हत्याएं हो रही हैं, शिकार कर रहे हैं लोग। ठीक, गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। ठीक, देखिए ये एक जानवर है ब्लैक बग, अब इसका शिकार कर लेंगे, कहाँ देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए भैया, तो क्या करना चाहिए भैया कि अब जीव जंतुओं का संरक्षण जरूरी है ना, इन सब चीज़ों से बचाना पड़ेगा, इनको प्राकृतिक कारण से भी बचाना पड़ेगा और मानवीय कारण से भी बचाना पड़ेगा। तो कैसे बचाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना, अब जीव जंतुओं पेड़ पौधों को बनाने के लिए ये सब किया जाता है। क्या किया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना दिया, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, ठीक है ना, और ये बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। इससे क्या हो जाता है, इससे जीव जंतुओं को क्या सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, है ना। आर्द्र भूमि ये वाटर रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। झील, संकरी घाटियाँ, इन सब क्या होता है भैया, इन सब का संरक्षण किया जा सकता है। ये क्या है, बहुत मूल्यवान संसाधन है। अगर एक बार नष्ट होने से इन्हें बचाना है, अगर इनको नष्ट होने से बचाना है तो भैया ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। ठीक, चलिए ये ब्लैक बग देख लीजिए भैया यहाँ पे ये। चलिए अब देखिए दावानल क्या होता है ना, दावानल के बारे में अभी हमने बताया कि जंगल की आग, जंगल में आग लगना, ठीक, यही है दावानल। तो देख रहे हैं ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, डेली न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है ये सब चीज़ें। ठीक, आग लग जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं इस पर, इसको देख लीजिए। जैसे दावानल है ना, अब दावानल है ये, तो प्राणी जात, वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए क्या है, खतरा है ना। अगर जंगल में आग लग गई तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो समाप्त हो गए, वहाँ जो वनस्पतियाँ थी वो जल गईं, तो ये खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होती है। तो दावानल मतलब जंगल में आग 3 कारणों से हो सकता है। 3 कारण है जो जिससे दावानल होता है, मतलब जंगल की आग की बात करें तो 3 तरीके से क्या करें। एक तो तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, नेचुरल तरीके से, ये तड़ी झंझा वगैरह आ गया, बिजली बहुत ज़्यादा कड़की आपस में रगड़ खाने से, इसकी वजह से भी क्या हो गया कि आग लग गई जंगल में। ठीक, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा लोगों की लापरवाही के कारण, जैसे घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लग जाना। ठीक, लोगों की लापरवाही भी होती है। स्थानीय लोगों, उद्यमी या शरारती लोगों किसी उद्देश्य से आग लगा देना। ठीक, कुछ लोग मज़े के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, है ना। तो कुछ लोग मज़े के लिए जंगल में अगर आग लगा दिए, और कुछ लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से, और या तो फिर प्राकृतिक रूप से तड़ी झंझा की वजह से आग लग गई। तो क्या हो गया भैया, ये 3 कारण हैं, ये 3 कारण है जिससे क्या कहते हैं जंगल में आग लग जाती है। ठीक, तो अब इनके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, मतलब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो जंगल में आग लगती है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, है ना, मतलब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है ना, स्थानीय लोगों को भी ये बात समझानी चाहिए, शरारती लोगों से भी निपटना चाहिए भैया कि ऐसा नहीं करना करो, उनको भी शिक्षा देनी चाहिए इस बात की कि भैया इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी, संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाया जा सकता है। ठीक, जल्दी से अगर नेटवर्किंग सिस्टम सही है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, आग लगने से बचाया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। मतलब एक दूसरे को लेकर के जैसे जो संतुलन बना हुआ है, जो पारितंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर इस तरीके से व्यवस्था है ना तो संतुलन बना रहता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या करते हैं आदमी, छेड़छाड़ करने लगते हैं, और जब छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत होगी। मनुष्य ने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल मचा दी है ना। मानव तो सबसे बड़ा कारण है प्रकृति का नुकसान पहुंचाने का। तो इसीलिए क्या हो रहा है भैया, जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार करने की वजह से क्या हो रहे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं।
ठीक, आगे देखिए, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, जैसे कुछ चल भी रहे हैं, सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को आयोजित करना। ठीक, या तो आप सामाजिक वानिकी करिए, समूह सब मिल करके क्या कहते हैं, एक तो पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, सामाजिक वानिकी कर सकते हैं, या वन महोत्सव के, ये सब प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे क्या होगा, लोग अधिक से अधिक लोग जुड़े इस चीज़ से। ठीक है ना। आगे देखिए भैया, राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। आगे देखिए भैया कि भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, आप इनको मार नहीं सकते, सरकार इस पर रोक लगाती है। ठीक, एक संगठन है, कौन सा, CITES, याद रखिए, इसका क्या मतलब हुआ, CITES, ये होता है साइट्स। साइट क्या होता है भैया, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है सिटीज़ के बारे में, कि ये अंतर्राष्ट्रीय एक परिपाटी है क्या, CITES, इसका मतलब क्या हुआ, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एवं फ्लोरा। ठीक, इसकी स्थापना की गई है, क्यों भैया, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार करी है ना, ये क्या करता है, फौना एवं फ्लोरा का सूची तैयार करी। फौना मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं, जीव होता है ये, मतलब जंतु होते हैं, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधों से है, तो फौना और फ्लोरा की ये क्या करता है, बहुत सारे जंतुओं की और पक्षियों की ये सूची तैयार करने का काम करता है ना। पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, ये सबको करना चाहिए भाई, कि जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। देख रहे हैं कितने प्यारे हाथी दिख रहे हैं आपको, कहाँ पर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भैया, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, ठीक, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, क्या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, चीतों का झुंड, चीतलों का झुंड दिख रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा है ये सब देखना चाहिए, अब सबको संरक्षण करना पड़ेगा भाई आपको। देखिए सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, CITES थोड़ा और जान लीजिए, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, सरकारों के बीच एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उद्देश्य इसका क्या है, यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणी, पौधों के नमूने, राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। ठीक, मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। ठीक, भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक येलो कुछ इसके उदाहरण हैं। ठीक, तो सिटी ध्यान रखिएगा भैया, सिटी। ठीक, चलिए, तो ये आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया भैया। ठीक, ये क्या था, ये एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, ये कक्षा 8 की जो NCERT है, जो कक्षा 8 की NCERT है, उसका चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, ये याद रखिए, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसके पहले एक वीडियो आज थी, उसमें हो चुका है। ठीक, तो जल्दी से मिलेंगे हम कक्षा 8 की NCERT का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए भैया नमस्कार।